पहुंचेगा रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन, जैसा कि वहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बता रहे हैं कि वहां की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। और आप समझें कि रेलवे स्टेशन से मुख्य राम मंदिर की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो स्वयं पैदल चल करके भी राम मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी उससे पहले पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर आप अयोध्या में पदार्पण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ के वर्तमान राजा धीराज हनुमानगढ़ी में विराजित हनुमान जी की आज्ञा लेनी होगी, आदेश लेना होगा, और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला के दर्शनों के लिए आप जा सकेंगे। और अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से थोड़ी दूर पर अगर आप पैदल भी चलना चाहें, बहुत ज़्यादा आपके पास सामान नहीं है, तो आप सीधे रुक कर सकते हैं हनुमानगढ़ी का। वहाँ पर दर्शन के पश्चात वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आज का जो आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं हनुमानगढ़ी से। नमस्कार आशुतोष, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। थोड़ा सा हमें माहौल पहुंचाने की कोशिश करिए अपने जरिए, अपने शब्दों के जरिए। क्या है वहां पर प्रधानमंत्री के आगमन के बाद अयोध्या में क्या कुछ बदला? देखिए, अगर हम अजय कहें तो आज के अतिरेक को देख सकते हैं, जो भक्ति का अतिरेक है, आवेग है, और जिस तरीके से अयोध्या के लोगों का उत्साह है, इसको शब्दों में बात करना बड़ा मुश्किल होगा। कारण स्पष्ट है कि आज का जो लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होना है, वो इकट्ठा अनायास नहीं हुआ है, भक्तिपूर्ण भाव से इकट्ठा हुए हैं। उनमें रोष नहीं है, इसमें शांति है, इसमें उत्साह है, इसमें एक संतुष्ट का भाव दिखाई देता है। अयोध्या यही संतुष्टि चाहती थी वर्षों वर्ष को, 500 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद जब यह स्थिति आई है कि भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को आएंगे, लेकिन उसके पूर्व अयोध्या को नवनिर्मित करने के लिए, अयोध्या को पूरी तरह से धार्मिक पर्यटन के रूप में, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अनेकों कार्यक्रम, जिसमें एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे यहाँ सड़कों का सुधार हो, या मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, जिससे कि देश और विदेश से आने वाले भक्तों को कोई समस्या में यहाँ पर हो, उन सारी चीजों की व्यवस्था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारों का जो सौजन्य रहा है, सौजन्य को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए अयोध्यावासी पूरे नगर सड़क के दोनों तरफ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आशुतोष, आप मुझे थोड़ा सा वो मार्ग बता सकते हैं जहां इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री कौन से रास्ते से जा रहे हैं, और उसके बाद कैसे हनुमानगढ़ी होते हुए उस रास्ते से होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे? वो थोड़ा खाका खींच सकते हैं हमारे लिए? बिल्कुल अजय, अगर आप जो है राजधानी लखनऊ की तरफ चलते हैं तो राजधानी लखनऊ से गोरखपुर को जो हमारा हाईवे जाता है, उस हाईवे पर अयोध्या धाम जो है वहां से प्रवेश करते ही अयोध्या धाम में आपको जो है इस बात का एहसास होगा। और खासतौर पर यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है, इस तरह से की जा रही है कि जो भक्त अपने भावों को लेकर के आए, उन्हें यहाँ पर प्रवेश करते ही अयोध्या में वातावरण दिखाई दे, और वह धर्म पथ कहलाता है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर करके लोगों से अभिवादन स्वीकार करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। जी, इस धर्म पथ से होते हुए प्रधानमंत्री जी लता मंगेशकर की याद में बनाए गए इस चौराहे पर पहुंचेंगे, और कहीं न कहीं इसके पीछे संपूर्ण अयोध्या का जो नव निर्माण किया जा रहा है, इसके पीछे चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो, सबको एक मिश्रित भाव देकर किया जा रहा है। यही कारण है कि लता और लता का नाम इस चौराहे को दिया गया, और इस चौराहे से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और हनुमानगढ़ी के सामने से होते हुए भगवान श्री राम लला के स्थान पर पहुंचेंगे, जहां उनका प्रवेश द्वार है। इसके साथ ही वो रेलवे स्टेशन पहुंच के रेलवे स्टेशन से फिर से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो है धर्मपथ की। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशुतोष शुक्ल, जो कि इस वक्त हनुमानगढ़ी के पास बिल्कुल हैं, बता रहे थे कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के पहले हिस्से में धर्मपथ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता जनार्दन का, और पोस्टर बैनर के जरिए लगातार उनका स्वागत, और साथ ही साथ जनता को भी जो विकास कार्य हैं उनकी जानकारियां देते हुए ये जो बैनर पोस्टर्स हैं, खासतौर पर विकसित भारत की जो विकास यात्रा शुरू की गई है। अगर आप थोड़ी देर बाद देखें तो ये
जो काफिला है प्रधानमंत्री का पहुंचेगा लता मंगेशकर चौक, जहां पर 3 विकसित भारत की मोदी की गारंटी की गाड़ियां लगातार लोगों को विकास के कार्यों के बारे में बताती रहे। आप पीछे देखिए 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कैसे योजनाओं के लाभ के साथ जोड़ा गया है, उसकी जानकारी और जनता जनार्दन भागते हुए कार के काफिले के साथ सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक तस्वीर और वेद मंत्रोच्चार इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। वेद मंत्रोच्चार के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाओं के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत। और आशुतोष शुक्ल लगातार पल पल पर जो हमारी गतिविधियां उस पर नजर रखे हुए हैं। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आपने भी जायजा लिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, लेकिन आप चूंकि बिहार से आते हैं, मां जानकी की जो धरती है वहां से आते हैं, कैसे बिहार के लोग आज नई सुविधाओं के साथ अपने आप को अयोध्या के साथ जुड़ते हुए पाएंगे? देखिए अजय, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अवध और मिथिला के जो संबंध हैं वो बेहद पुराने हैं, और इस संबंध की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो परिचालन शुरू होगा तो इन संबंधों की कड़ी और भी आगे बढ़ेगी। और हम सब लोग जानते हैं कि अवध भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और मिथिला उनका ससुराल है। माता जानकी की जो जन्मभूमि है वो सीतामढ़ी है, और यह जो ट्रेन है अमृत भारत जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, यह ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलकर अयोध्या होते हुए, श्री राम जन्मभूमि से अयोध्या होते हुए, माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा मिथिलांचल तक की यात्रा जब करेगी तो अवध और मिथिला की दूरियां ही नहीं घटेंगी, बल्कि दिलों के बीच जो हम कह सकते हैं कि जो रिश्तों की जो प्रगाढ़ता है, गर्माहट है, वह भी देखने को मिलेगी। और जो पौराणिक संबंध है, जो पुराने जो रिश्ते रहे हैं, वह भी आगे बढ़ेंगे। और वंदे भारत जैसी हाई क्लास ट्रेन जब भारतीय रेल ने चलाया और उसकी सफलता को देखकर जब विपक्ष के लोग ये कहते थे कि सिर्फ एक क्लास को प्रभावित करने के लिए ट्रेन चलाई गई है, तो अमृत भारत ट्रेन जो है ये नॉन एसी ट्रेन है, और यह जो सामान्य लोग हैं उनके सपनों पर खड़ा उतरने की कोशिश जो है वो भारतीय बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल सही कहा आपने राजेश, चूंकि मिथिला के रस से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है कि मिथिला का रस कैसे आपको प्रेम में सराबोर कर देता है। इसलिए जब ये सुविधाएं बढ़ेंगी तो माँ जानकी की धरती, जैसा कि आप कह रहे हैं, सीतामढ़ी और दरभंगा से होती हुई जो अमृत ट्रेन चलेगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं राम कथा पार्क, जो कि बिल्कुल पास में है लता मंगेशकर चौक के, वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। ये स्तंभ जो देख रहे हैं वो नए भारत के नए विकास स्तंभ हैं। अलग मार्ग पर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको सुलभ शौचालय दिखाई देंगे, यानी बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जिसके लिए हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी तीर्थयात्री आएँ वो अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ शहर का ख्याल रखें, उस तीर्थ का ख्याल रखें जहां पर वो तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए जा रहे हैं। ये जो स्तंभ है अभी उसकी खूबसूरत आभा आप शाम को देखिएगा, जब यहाँ पर ज़बरदस्त लाइटिंग होती है तो इन स्तंभ के जरिए कैसे एक विकास का द्वार आपको दिखता है। ये बिल्कुल लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, अनेक संगीत और वाद्य यंत्र के साथ सैकड़ों लोग इस वक्त लता मंगेशकर चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए। उत्सुकता लोगों को जरूर थी, लेकिन उत्सुकता थी 22 जनवरी की। आज के दिन का अंदाज शायद किसी को भी नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी से पहले आज 30 दिसंबर को भी, यानी 2023 खत्म होते होते एक बार अयोध्या का दौरा करेंगे। साथ ही साथ अयोध्या को कई हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बहुत सारी परियोजनाएं पिछले 2 साल 3 साल से जो नए अयोध्या का मास्टर प्लान है उसके तहत चल रही थी, उसमें आज 2 बड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं, जिसमें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो 2 परियोजनाएं हैं, एक परियोजना दुनिया को कनेक्ट करेगी भगवान राम के धाम से, तो दूसरी परियोजना देश के विभिन्न हिस्सों को भगवान राम के धाम से कनेक्ट करेगी। आशुतोष, क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? नमस्कार आशुतोष, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल अजय, मैं आपके साथ हूँ। और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अयोध्या में प्रवेश कर रहा है, और अयोध्या में जो
धर्म पथ से ये काफिला राम पथ की ओर मुड़ेगा। राम पथ से हनुमानगढ़ी की ओर जो रास्ता जाता है वो भक्ति पथ कहलाता है, लेकिन भक्ति पथ आज प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। आज राम पथ होते हुए वो नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, जहां पर अयोध्या से और देश और दुनिया की कनेक्टिविटी के लिए तमाम सारी ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। आप अगर देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों में शांति के साथ अपने उस नायक का जो है स्वागत कर रहे हैं, जो उनको कहीं न कहीं अयोध्या वासियों के मन में है। जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर यह बन रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं सरकार का योगदान है। जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, उसमें सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और उनके कार्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अयोध्या वासी आज सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं। वास्तव में अगर हम कहें तो राम का जो स्वरूप है, राम का जो वांग्मय है, वह एक विराट स्वरूप है, वह एक विराट वांग्मय है। उस वांग्मय में संपूर्ण राष्ट्र समाहित होता है और जब बात राष्ट्रीय एकीकरण की होती है तो बात सिर्फ यही होती है कि भगवान राम का जो स्वरूप है वही राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र स्वरूप है। और यही कारण है कि अल्लामा इकबाल ने भी भगवान राम को जो है इसको हिंद कहा। और यही कारण है कि चाहे जो संस्कृति और सभ्यता रही हो, सारी सभ्यता और सारी संस्कृतियों के लोगों ने भगवान राम के चरित्र को माना है। और ये कारण स्पष्ट है, भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार जिन्हें गद्दी मिलने जा रही है, उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, उन्हें वन गमन की जो है अनुमति दी जाती है, आदेश दिया जाता है। और जब भगवान राम राजकुमार के रूप में वन में जाते हैं और वहां से 14 वर्ष के बाद लौट करके आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में होते हैं। भगवान श्री राम ने न कोई उपदेश दिया, न कोई ज्ञान की बात कही, लेकिन समाज, जीवन और मृत्यु से हर पल को जागृत किया, हर पल को जी करके बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन को किस तरह से अनुशासित रख जीना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उसका क्या समर्पण होना चाहिए, भारत के भाई के प्रति क्या होना चाहिए, पिता के प्रति क्या होना चाहिए, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, राजा के रूप में उसका व्यवहार क्या है। और यही कारण है कि राम राज्य की आज भी कल्पना की जाती है और उसी राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के सड़कों पर हैं। कभी वो धर्म पथ पर है, कभी राम पथ पर है, कभी भक्ति पथ पर है, लेकिन ये सारे पथ एक रणनीति की ओर जाते हैं। ये सारे पथ इस शांति की ओर जाते हैं जिसकी न केवल देश को बल्कि दुनिया को जरूरत है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर इस दृश्य की बात करें तो ये सामान्य दृश्य नहीं है आशुतोष, और कई दिनों से आप उस अयोध्या की परम पावन धरती पर निवास कर रहे हैं, जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन आपका भाग्य अद्भुत है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि ये तो बहुत ही दुर्गम नगरी है, वहाँ पर रहना, वहाँ पर तपस्या करना, वहाँ पर दान करना ये बहुत ही दुष्कर है। और अगर आपको अयोध्या वास मिल जाए ये तो बहुत ही सुदुष्कर है। अगर आप एक पग पग इस अयोध्या की धरती पर बढ़ाते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यावत् पदानि रामस्य मार्गम गच्छति मानुषः पदे पदे श्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम। एक एक पद, तो आप देख रहे हैं कि जो ये सुरक्षा कर्मी भी एक एक पद इस वक्त काफिले के साथ बढ़ा रहे हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग अभिवादन कर रहे हैं। भले ही इस वक्त मौका प्रधानमंत्री के अभिवादन का हो, उनके स्वागत का हो, क्योंकि विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकास की बड़ी सौगातें आज अयोध्या को मिलने जा रही हैं, लेकिन अपने आप में ये तीर्थ यात्रा से कम नहीं है और एक बहुत ही अनोखा अवसर अयोध्या वासियों के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं। धर्म पथ से चलते हुए अब राम पथ, जो 3 मुख्य पथ कहे गए हैं आज की नई अयोध्या, जिसको आप कहें नई अयोध्या, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नई अयोध्या और पुरानी अयोध्या कि आप रिलेट कर सकते हैं कि एक तरफ संस्कार, विचार, संस्कृति और जो विरासत है उसको संरक्षित करते हुए प्राचीन अयोध्या के जो प्राचीन संस्मरण हैं उनको कैसे संरक्षित रखते हुए नए कीर्तिमान और नए स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसमें न केवल भव्य राम मंदिर बल्कि 148 आध्यात्मिक स्थलों का विकास एक साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ नई अयोध्या बन रही है जिसमें वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तर की आपको रेलवे स्टेशंस, विश्व स्तर के आपको इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा उसका निर्माण और सड़कों का निर्माण, यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन और साथ ही साथ वाटरवेज, उसको भी आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अयोध्या
शायद एशिया का पहला शहर होगा जिसको वाटरवेज यानी सरयू के किनारे किनारे डेवलप करके एक नया मॉडल देने की कोशिश की जा रही है इस हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की। आशुतोष, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है उत्तर प्रदेश। अयोध्या लगता है कि अब नए कलेवर में आने को तैयार है और विकास की भी जो गाड़ी है यहां से अब और रफ्तार पकड़ने वाली है, चाहे रेल के जरिए या फिर वायुयान के जरिए। देखिए अजय, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ अयोध्या नहीं, मथुरा, काशी और प्रयागराज ये ऐसे तीर्थ स्थान है जो सनातन धर्म और सनातन मतावलंबियों के लिए संपूर्ण दुनिया से बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर जो भी व्यवस्था होगी, जो भी आर्थिक विकास होगा, जितना यहाँ की संरचना बढ़ाई जाएगी उतना ही आर्थिक विकसित होने का अच्छी संभावनाएं यहाँ पर अपार रूप से हैं। वाराणसी में जब से विकास के कार्य जो है तमाम स्तर पर काफी विश्वास कॉरिडोर बना, आप जान सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से दर्शनार्थियों की तादाद में वृद्धि हुई, किस प्रकार से वहाँ का कृषि उद्योग जो है वो विकसित हुआ, किस तरह से आसपास की जो खपत की, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे दूध की हो, चाहे अन्य चीजों की हो, सारी खपत बढ़ी और समाज के सारे तबकों को जो है उस वृद्धि का लाभ मिला, आर्थिक रूप से उनमें संपन्नता आई। वही स्थिति कमोबेश अयोध्या में भी लाने की कोशिश की जा रही है। जब पर्यटन बढ़ेगा, लोग आएंगे, जरूरतें बढ़ेंगी और उसके बाद जो है कहीं न कहीं जो है अयोध्या के लोगों की जो वार्षिक इनकम है उसमें भी फर्क पड़ेगा, उनके रहन सहन में फर्क आएगा। लेकिन जिस तरह का दृश्य मुझे इस वक्त आप अयोध्या की सड़कों पर देख रहे हैं, मैं एक ही शब्द में अगर कहूँ तो न भूतो न भविष्य, न ऐसा दिखा है न ऐसा दिखेगा। कारण यह है कि अयोध्या हमेशा अशांत रही है। अयोध्या जितनी पवित्र थी, जितनी आध्यात्मिक थी, जितनी धार्मिक थी, जितनी पौराणिक थी, उतना ही विवादों में घिरी हुई थी। 74 बार के संघर्ष की कड़ी यहाँ की गवाह रही है, जबकि सैकड़ों साल अदालत की चौखटों पर राम जन्मभूमि विवाद जो है चलता रहा है। लेकिन हमने अपनी जो व्यवस्था बनाई, हमारे अपने जो संविधान बनाए, उसके अंतर्गत जो हमें अदालत से मिला, आज इसका जो है कहीं न कहीं एक अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर अयोध्यावासियों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और चल रहे हैं। राम के इस विराट स्वरूप, उस विराट भारत के एक ही तरह का स्वरूप कहीं न कहीं प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने और तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि जो अयोध्या वासी हैं और जो बाहर से भी अयोध्या में इस वक्त वास कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जो दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है उस पर स्पष्ट तौर पर इंतज़ार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए कई सारे लोग तो काफिले के साथ दौड़ लगाते हुए एक सेल्फी हो जाए, प्रधानमंत्री के एक तस्वीर उन्हें मिल जाए, अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। कोई फूल फेंक रहा है, कोई मालाओं के साथ स्वागत कर रहा है, कुछ विप्र बंधु जो बटुक हैं वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। आम जनमानस रंग बिरंगी कपड़ों परिधानों में उनका स्वागत कर रही हैं और नृत्य वादन के जरिए भी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए आज अयोध्या की जनता, वाकई आज के दृश्य की शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष कि सभी लोग को ये तो पता था कि चलिए 22 जनवरी की एक तिथि आ गई है, उस वक्त भव्य राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, उसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। लेकिन आज तो मुझे लगता है नए साल का बोनस है अयोध्या के लिए अगर कहा जाए, क्योंकि इसकी कल्पना लोगों को नहीं थी कि आज के दिन, आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में बिताएंगे और वहाँ पर इतनी बड़ी विकास की परियोजनाओं को देश के सामने रखेंगे और अयोध्या धाम को पहली बार देश के साथ नहीं बल्कि दुनिया के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। उसकी शुरुआत है, क्योंकि ये तो अभी पहला चरण है। चाहे भगवान राम का भव्य मंदिर हो उसका पहला चरण, अयोध्या का विकास हो उसका पहला चरण, स्टेशन का विकास हो उसका पहला चरण, अयोध्या के जो नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का विकास हो, प्रथम चरण के आज समर्पण का दिन है। बहुत ही अद्भुत दिन है, बहुत ही अनोखा दिन, बहुत ही खास दिन अयोध्या के लिए, अयोध्या के विकास की नई यात्रा के लिए, क्योंकि इस यात्रा में छिपी है उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास की यात्रा, जो कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश होने की वजह से पूरे देश की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं कि एक राम मंदिर बनने से क्या होगा, लेकिन आप देखिए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। 252 से ज़्यादा परियोजनाएं इस वक्त अयोध्या में ज़मीन पर चल रही हैं। एक नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। एशिया में कई सारी टेक्निक पहली बार अयोध्या में
इस नए शहर के, नए नगर के विकास के लिए किया जा रहा है। नए नगर के विकास के लिए पुराने जो परंपराएं थी, थोड़ा सा उससे हटते हुए जो आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है, वो भविष्य के लिए अयोध्या को तैयार करता है, नए भारत की नई तस्वीर के लिए अयोध्या को तैयार करता है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये पहले गली हुआ करती थी। यकीन मानिए, एक गाड़ी अगर उसके साथ दूसरी गाड़ी आ जाए तो बहुत ही मशक्क़त के साथ एडजस्टमेंट करते हुए दोनों गाड़ियों को आपस में निकलना पड़ता था, इतनी कम जगह थी। आशुतोष, आप शायद उस दृश्य के आप गवाह रहे हैं। अब ये जो पूरा चौड़ीकरण किया गया है, 13 करोड़ का आंकड़ा तो हमने देखा काशी कॉरिडोर से। कितने करोड़ उम्मीद है अयोध्या को अगले 1 साल 2 साल में, अगर आपसे समझना चाहें तो? चलिए आशुतोष से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी 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 अजय, तो सवाल- पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भौतिक वातावरण है वो सुविधा भक्तों को प्रदान करता है, लेकिन आकर्षण जो है कुछ निश्चित ही होती है, उस जगह की होती है, उस देवता की है जो सबको आकर्षित करता है, जो अपने पथ से, अपने मार्ग पर चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। और यही कारण है कि अब कोई बजट, कोई संख्या अयोध्या के लिए न सरकार निर्धारित कर रही है, न लोग चाहते हैं कि निर्धारित हो। लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसी अयोध्या बने जो अविस्मरणीय हो, एक ऐसी अयोध्या बने जो शांति का प्रतीक हो, एक ऐसी अयोध्या बने जो निशस्त्रीकरण को जो है जोड़ दे, बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया को संदेश दे, शांति का संदेश, सद्भाव का संदेश दे। और उस संदेश को जहाँ पर कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, यानी कि मनुष्य ही नहीं, जिनमें जीव है ये भी सद्भाव के साथ जीवन जिए और आगे बढ़े, इस बात की जहाँ पे प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी अयोध्या में है, अयोध्या के पथ पर है और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, आपको याद होगा काशी कॉरिडोर, जिसकी जब शुरुआत की गई तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि एक कॉरिडोर बनने से क्या होगा। आंकड़ा आपके सामने है, 13 करोड़ लोग आ चुके हैं, रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, वहां पर होटल्स ठहरने की जगह नहीं मिल रही है। अयोध्या का भी वही हाल होने वाला मुझे लगता है 1 साल बाद। आशुतोष, अयोध्या का हाल तो वर्तमान समय से ही है, और अयोध्या का कितना बड़ा मूवमेंट चला है, आंदोलन चला है, उसके कारण इससे कहीं न कहीं पीढ़ियां जुड़ गई, और उन पीढ़ियों में जो भी लोग हैं वो इस निर्माणाधीन राम मंदिर का भी दर्शन करना चाहते हैं। तो मैं ये कह सकूं कि मेरे पिताजी ने आंदोलन में भाग लिया था, और आज मेरे सामने या मेरे पिता के सामने इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से अयोध्या में जो अयोध्या वासी रहती, भक्तों की संख्या कम रहती थी, तमाम यहाँ पर पहरे थे, उसके चलते पूरी पड़ी रहती थी। वो अयोध्या से साल से लगातार पॉलिटिक्स चल रही है, खिली हुई है, लगातार जो है यहाँ पर भक्तों का आना बना हुआ है। तो सुदूर देश से लोग आ रहे हैं, विभिन्न प्रांतों से लोग आ रहे हैं। भाषा और भौगोलिक सीमाएं अयोध्या आने के लिए टूट गई है। लोग सिर्फ रामलला विराजमान का दर्शन चाहते हैं, रामलला विराजमान के बाद भगवान राम की स्तुति करके उनका आशीर्वाद चाहते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जनभावना के अनुरूप व्यवहार करते हुए एक नायक के तौर पर अयोध्या की सड़कों पर अजय आपको दिखाई दे रहे हैं। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पष्ट इन तस्वीरों से ये हो जाता है कि आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं अयोध्या की धरा पर, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये है रामपथ। धर्मपथ से होते हुए पहले लता मंगेशकर चौक, लता मंगेशकर चौक से जब आप बाएं मुड़ते हैं तो उसको आप रामपथ कहते हैं। और मुझे लगता है कि जो नया मार्ग बनाया जा रहा है, जो भगवान राम के मंदिर तक आपको लेकर के जाएगा, उस मार्ग पर तो आज प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, लेकिन उसको कहा जाएगा भक्ति पथ। 4 स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें 3 पर काम पूरा हो चुका है। और बीच बीच में जो तस्वीरें आ रही हैं वो नई दिल्ली जो नई अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश राज, आशुतोष शुक्ल और एयरपोर्ट पर रवि धीमान जी पल पल की खबरों तो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही अहम, आपको बता दें, रामपथ से जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए हजारों की संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेसब्री से उनका इंतज़ार करते हुए, और उम्मीद से बढ़ कर के आज प्रधानमंत्री ने उन्हें एक तरह से सौगात दी है, क्योंकि
किसी ने नहीं सोचा था कि 30 दिसंबर को एक ऐसा मौका आएगा जब प्रधानमंत्री को रामलला विराजमान होने से पहले एक बार रूबरू होने का मौका मिलेगा यहाँ की स्थानीय जनता को। और न केवल रूबरू होने का मौका मिलेगा बल्कि प्रधानमंत्री खुद आज कई ऐसी परियोजनाएं अयोध्या के विकास के लिए सौंपेंगे जो भविष्य की एक बुनियाद, एक मजबूत बुनियाद बनाता हुआ नजर आएगा। राजेश, क्या आप मेरे साथ हैं? राजेश या शैलेंद्र, क्या आप में से कोई मुझे सुन पा रहा है? हाँ, मैं अजय जी आपकी आवाज सुन रहा हूँ। राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से इस यात्रा को हम आपके साथ आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त जो यात्रा है वो राम पथ की है और आपने कहा कि माँ जानकी की जो धरती है, भक्ति नगरी, वहां से जोड़ते हुए अमृत ट्रेन चलने वाली है और आपने तो उस ट्रेन में सफर भी किया है। कितनी बदलेगी दुनिया तीर्थयात्रियों की? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, यह करोड़ों जो लोग हैं हिंदुस्तान के, जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी तीर्थस्थली है। और यहाँ पर दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनका भी सालों भर आगमन होता रहता है। तो सिर्फ अयोध्या जो है कोई बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आपने रंगनाथ की याद दिला दी हमें राजेश राज जी। और सही कहा आपने कि बैंगलोर से भी तो जुड़ रहे हैं हम लोग नई ट्रेन के जरिए। बहुत जल्दी विश्वेश्वरैया टर्मिनल से अयोध्या को जोड़ते हुए नई ट्रेन वहां से भी चलने वाली है। बिल्कुल, आज जो 2 अमृत भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है अजय, उसमें अयोध्या से एक दरभंगा और दूसरी जो ट्रेन है वो मालदा टाउन और बेंगलोर के बीच जो है वो अमृत भारत का परिचालन हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर दिया गया। रात जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मैंने इंटरव्यू किया था तो अश्विनी वैष्णव ने यही कहा कि आज इसकी कैपेसिटी 20,000 है, लेकिन आने वाले दिनों में 1 लाख लोगों के आवाजाही की कैपेसिटी बनाने की क्षमता हम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रखेंगे। और स्टेशन के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर के जब हमने देखा तो एक रूफ जो है वो तैयार किया गया है, जिस पर भी मुसाफिर आकर के बैठने का काम करेंगे। रूफ लॉन्ज उसको कहा जाएगा और वो एक बेहद खूबसूरत नजारा प्रस्तुत कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर अयोध्या जो लोग आएंगे तीर्थाटन करने के लिए और उनकी हसरत होगी कि माता जानकी की भूमि सीतामढ़ी हम जाएं और सीतामढ़ी से फिर जो रामचंद्र जी का जो ससुराल है जनकपुर, वहां तक की यात्रा करें, तो कहीं न कहीं राजा दशरथ और राजा जनक की जो दोनों नगरी है वो नगरी दोनों अपने को एक दूसरे को एसोसिएट करेंगे, संबद्ध करेंगे। और जो यहाँ तीर्थाटन करने वाले लोग हैं राजेश जी, जब भगवान राम की वर यात्रा श्री अयोध्या धाम से निकली जनकपुर पहुंचने के लिए तो कई सारे दिन लग गए, क्योंकि उस वक्त तो रोज लोग पैदल चला करते थे, रथ के द्वारा चला करते थे। लेकिन आज जो यात्रा है विकास की इस नए परिवेश में, आधुनिक परिवेश में, समय की जो सीमा है बहुत कम हो जाएगी। ये जो अमृत ट्रेन आप बता रहे हैं, कितना समय लगेगा पहुंचने में माँ जानकी की धरती से भगवान राम के अयोध्या धाम तक? देखिए, अयोध्या धाम जो ट्रेन अभी इनॉग्रल जो ट्रेन है, जिस ट्रेन में मैं सफर करूंगा, गोरखपुर तक हम बाबा गोरखनाथ की धरती तक हम जाएंगे। तो गोरखपुर तक हम 2-2:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और यह ट्रेन दरभंगा आज रात तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है, ये 12 बजे के आसपास, 12 बजे से के ऊपर जो है ये ट्रेन पहुंच जाएगी। और उससे पहले जो है सीतामढ़ी जो है माता जानकी की जो धरती, वहाँ ट्रेन पहुंचेगी। जनकपुर मतलब कमोबेश 10-12 घंटे का आप सफर कह रहे हैं कि 10-12 घंटे में आप आराम से वहां से जनकपुर से अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात है अजय कि जो ट्रेन है ये ट्रेन फुल्ली जो है नॉन एसी ट्रेन है। और जो पहले सवारी गाड़ियां चलती थी उन सवारी गाड़ियों को इतना अपग्रेड किया गया है कि इसकी जो सीटें हैं, बाथरूम्स हैं, या जो तमाम जो सुविधाएं इसमें दी गई हैं बहुत अत्याधुनिक है। हर एक बर्थ पर मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था की गई है, पानी के बोतल रखने की व्यवस्था की गई है, मोबाइल फोन्स आप आराम से वहां पर रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो पहले लोगों को एक कुप्पे में चार्जिंग पॉइंट के लिए जूझना पड़ता था लोगों को, वो तमाम संकट जो है वो इसमें दूर हो चले हैं। बाथरूम्स भी बहुत खूबसूरत बाथरूम है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पैर
जो है पैर से द्वारा संचालित होगा। वो जो नल की जो नल अगर खोलने की जरूरत है तो सीधे पैर आप अगर पुश करेंगे तो पैर से ये ट्रेन जो नल है वो नल चालू हो जाएगा। क्या आधुनिक सुविधाओं का बिल्कुल इस्तेमाल किया गया, आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम अगर राजेश ये समझना चाहिए कि जो वंदे भारत की बात आप कर रहे थे, वंदे भारत एक अत्याधुनिक तकनीक के साथ एसी कोच की जो व्यवस्था की गई थी, मुझे लगता है कि अब वो उसका लक्ष्य तो है कि 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएं। क्या हम ये माने कि आगे जाते हुए अमृत ट्रेन का सिलसिला अब चल निकला है? अयोध्या भले ही एक पड़ाव हो, एक सुखद पड़ाव हो, लेकिन अब अमृत ट्रेन की भी संख्या आगे बढ़ेगी आगे जाते हुए भविष्य में। देखिए, निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से लोग सवाल खड़े करते थे, जो विरोध करने वाले लोग थे या जो आलोचक थे, वो कहते थे कि बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल सकती है, उन तमाम लोगों को करारा जवाब दिया गया। और उसके बाद जब वंदे भारत ट्रेन का सफल परिचालन शुरू हुआ तो फिर ये सवाल उठने लगे कि एक क्लास जो है उसके लिए सिर्फ चलाया गया है ये ट्रेन। लेकिन जब अमृत भारत ट्रेन जब चलेगी और जब अवध से मिथिला की दूरी तय करेगी तो कहीं ना कहीं यह ट्रेन जो है सिर्फ दो सभ्यता संस्कृतियों का मिलन नहीं करेगी, बल्कि जो मुसाफिर हैं उनके पॉकेट का भी ख्याल रखेगी कि बहुत कम पैसे में मुसाफिर जो है, जो वंदे भारत में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग, भारतीय रेल ने उनके लिए एक दूसरा मिनी वंदे भारत जो है वो ट्रेन तैयार कर दिया है। और इसमें जो सीट हैं, जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वो बहुत कुछ जो है वो बहुत उम्दा ट्रेनों से मैच करती हैं। राजधानी या वंदे भारत ट्रेनों के जो में जो बहुत सारी चीजें हैं उससे मिलती जुलती ये ट्रेन है। और ऐसे में अगर आने वाले दिनों में सवारी गाड़ियों के परिचालन पर या इन अमृत भारत ट्रेन का अगर परिचालन बड़े पैमाने पर होता है, और मुझे लगता है कि भारतीय रेल इस ट्रेन के माध्यम से जो पुरानी जर्जर जो ट्रेनें हैं उनको रिप्लेस करने की तैयारी भी कर रही है। यानी भारतीय रेल अपने एक नए क्लेवर, नए फ्लेवर, नए तेवर के साथ मुसाफिरों के दिलों पर राज करने की तैयारी कर रहा है। और इसमें अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसकी जो एक नई टेक्नोलॉजी है अजय, वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये पुश पुल, मतलब जो दोनों ट्रेन के इंजन के बीच जो जगह खाली होती थी और ट्रेन में कई बार जोर का झटका लगता था, उस झटके से अमृत भारत एक्सप्रेस ने निजात दिला दी है। दोनों बॉगियों के बीच में जो गैप था उस गैप को खत्म कर दिया गया है और ये ट्रेन जो है एक दूसरे बॉगी को आराम से कनेक्ट कर रहा है, न सिर्फ टहल कर जाने के लिए बल्कि बॉगियों के बीच में कोई गैप नहीं है जिससे ठीक है राजेश जी, जो है वो नहीं लगता। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे, हम और भी आपसे बात करेंगे अमृत ट्रेन की खूबियों के बारे में और कैसे ये एक नए मील का पत्थर साबित हो सकता है भारतीय रेलवेज के लिए। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, आधुनिक अयोध्या की जो तस्वीरें हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पष्ट तौर पर ये जो रामपथ से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और अयोध्या के जो वासी हैं वहां पर उनका स्वागत करते हुए और सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ये कोशिश करते हैं कि कोई छूट न जाए, जहां तक हो सके वो जनता के साथ संवाद करने का, अपने हाथों के अभिवादन के माध्यम से, अपने आँखों के माध्यम से लगातार सबसे बातचीत करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रणाम स्वीकार करते हुए, स्वयं अभिवादन करते हुए, सभी के स्वागत का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं ये रामपथ की तस्वीरें। जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे कि सीधे जो आउटर बाईपास रोड है वहां से आप धर्म पथ पर प्रवेश करेंगे, जहां पर शुरुआत की प्रधानमंत्री ने और भव्य स्तंभों के जरिए स्वागत किया गया उनका और सैकड़ों हजारों की संख्या में जनता ने उनका अभिवादन किया। उसके बाद काफिला पहुंचा लता मंगेशकर चौक और वहां से फिर बाएं होते हुए रामपथ। ये रामपथ सीधे आपको लता मंगेशकर चौक से नई दिल्ली माफ़ कीजिएगा, नई दिल्ली नहीं, नई अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ेगी। और ये जो विकास की यात्रा है, नई दिल्ली लखनऊ एक साथ जब मिलकर के काम करते हैं तो किस तरह की परियोजनाएं ज़मीन पर आती हैं उसकी एक वानगी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप उत्साह देखिए अयोध्या वासियों का। अयोध्या वासी जो बार बार मैं कह रहा हूं कि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि यहाँ के वासी
श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वहाँ पर चलना ही प्रदक्षिणा है। अयोध्या में अगर आप नींद भी लेते हैं तो उसको समाधि कहा जाता है, वहाँ पर अगर आप भोजन करते हैं तो उसको प्रसाद कहा जाता है। स्पष्ट तौर पर आज बाबा नागेश्वर नाथ जो कि वहाँ के महादेव हैं बहुत ही प्रसन्न होंगे। लता मंगेशकर चौक पर जो राम की पैड़ी है, वहाँ पर जिनका दिव्य भव्य मंदिर है, वहाँ पर भी सैकड़ों हज़ारों की संख्या में रोज़ लोगों का जमावड़ा होता है और भगवान महादेव आज बहुत ही प्रसन्न होंगे। आज इस विकास यात्रा को देख करके, अयोध्या वासियों के मन में जो उत्साह है उसको देख करके, और जो विकास की नई धारा बही है और जो सौगातें अयोध्या को मिलने वाली हैं आने वाले दिनों में, उसको देख करके अयोध्या के जितने भी लोग हैं स्वयं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस वक्त अपने अभिवादन के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। रामपथ से बढ़ता हुआ ये प्रधानमंत्री का काफिला, स्पष्ट तौर पर ये कहा जाता है कि जो अयोध्यापुरी है वो पापियों को दुर्लभ है। यानी जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, थोड़ी सिफारिश करनी है कि आपको अयोध्या पहुँचने का एक मौका मिले। अयोध्या में माँ सरयू, जब आपने देखा कि धर्मपथ से जाते हुए वो राम कथा पार्क के पास पहुँचे, लता मंगेशकर चौक, बिल्कुल वहाँ से 100 से 150 मीटर दूरी पर माँ सरयू बहती हैं। और माँ सरयू के तट पर अयोध्या की अगर हम बात किए जाए तो अयोध्या का पूरा जो विस्तार है वो 12 योजन यानी 144 किलोमीटर लंबा और 3 योजन यानी 36 किलोमीटर चौड़ा, ये स्कंद पुराण में अयोध्या की गति और स्थिति बताई गई है। मिथिला से संबंध रखने वाले हमारे संवाददाता राजेश राज से हम बात कर रहे थे और बार बार उनका ध्यान आता है तो मैं मिथिला पहुंच जाता हूं, क्योंकि मिथिला के ही पूरी पीठाधीश्वर वो बार बार ये कहते हैं कि भारत विश्व का हृदय है। और विश्व जब हम कहते हैं तो विश्व शब्द का अर्थ केवल ये वास्तविक दुनिया जो हम आज देख पाते हैं 183 देशों की, वो दुनिया हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में विश्व नहीं है, बल्कि विश्व का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो विष्णु सहस्त्र नाम में पहला ही नाम भगवान विष्णु का विश्व है। और अनंत अनंत ब्रह्मांड उस विश्व में, उस विश्व शब्द में समा जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है तो जो लोग ये समझते हैं नहीं हैं या फिर इस शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं, वो इस बात को समझते नहीं हैं कि भारत भा यानी ज्ञान की धरती है और भारत की धरती से ही विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो सकता है, हो रहा है और होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मांड की गति और मति को हमारे ही शास्त्रों और जो संस्कारों हैं उससे समझने की, भगवान राम के स्वयं जीवन से समझने की जो प्रेरणा मिलती है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ये काफिला धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंच चुका है जिसे अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब समझा जा सकता है। संवाददाता राजेश राज बता रहे थे कि आप रेलवे स्टेशन के परकोटे पर यानी उस शिखर पर पहुंच करके बहुत सारे मंदिरों के शिखर का भी दर्शन कर सकते हैं। वहां पे फूड प्लाजा में व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, प्रतीक्षालय में जाकर के आराम कर सकते हैं और वहां से बिल्कुल पैदल यात्रा करते हुए श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि भगवान ये जो भारत है पूरे विश्व का हृदय है, उसी तरह से ये अयोध्या कहा जाता है वैकुंठ का हृदय है। और स्वयं जो स्वयंभू मनु हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके वैकुंठ से पहले अयोध्या को लेकर के आए। लेकिन जब अयोध्या यहाँ पहुँची तो इस धरा में, इस धरती में उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि इस नगरी को अपने ऊपर स्थापित कर पाए। भगवान शंकर की नगरी काशी जिस तरह से उनके त्रिशूल पे बसी है, तो भगवान विष्णु को अपने चक्र को पहले भेजना पड़ा इस अद्भुत अलौकिक नगरी को स्थान देने के लिए। भगवान सुदर्शन चक्र सबसे पहले यहाँ आए और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 12 योजन लंबी यानी 144 किलोमीटर लंबी, 36 किलोमीटर चौड़ी अयोध्या की धरती को भगवान सुदर्शन चक्र ने अपने ऊपर स्थापित किया। और आज भी माना जाता है कि ये मत्स्याकार जो अयोध्या की परिसीमा है, गुप्तार घाट से लेकर के आज जो नया घाट जिसकी हम बात करते हैं, ये तो बहुत छोटी सीमा है। लेकिन आप 144 केंद्र अगर आप उस राम जन्मभूमि को मान लें तो 144 किलोमीटर का दायरा आप अयोध्या को मान सकते हैं स्कंद पुराण के आधार पर। और उसी अयोध्या को पुनर्विकसित करने का, विकास के साथ साथ विरासत को संभालने का ये प्रण जो हमने विकसित भारत को बनाने के साथ में लिया है कि हमें अपनी विरासत का सम्मान करना है,
उसका संरक्षण करना है, उसके निर्माण के लिए ये प्रयास लगातार निरंतर जारी है और आज का दिन बेहद अहम। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और आशुतोष शुक्ल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस भव्य और दिव्य यात्रा के गवाह ये तीनों ही संवाददाता इस वक्त अयोध्या की धरती पर खुद मौजूद। और जिस तरह से हम ये लगातार कह रहे हैं कि आपका बहुत पुण्य होना चाहिए अयोध्या की धरती पर कदम भी रखने के लिए, माँ सरयू के दर्शन करने के लिए, इन संतों के दर्शन करने के लिए। लेकिन आज एक विकास की यात्रा लोग इस वक्त धर्मपथ से होते हुए रामपथ के जरिए प्रधानमंत्री को स्वयं देख रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित की जानी हैं। कुछ पुरानी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, कुछ नई परियोजनाएं उनका शिलान्यास किया जाएगा और क्या कुछ दिशा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के मन में है यहाँ की विकास की यात्रा को लेकर के, उसको आज देश के सामने रखा जाएगा जब वो आज करीब 1:30 बजे 2 बजे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मुखातिब होंगे। नए एयरपोर्ट का टर्मिनल बनकर के तैयार हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत ही अद्भुत क्षण, एविएशन मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग टास्क, 1.5 साल 2 साल में इस पूरे टर्मिनल बिल्डिंग को खड़ा करना। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि यह पहला फेज़ है रेलवे स्टेशन का, जिसे 5 गुना विस्तार दिया जाएगा। 20,000 यात्रियों की जो क्षमता है उसको बढ़ा करके 1 लाख यात्रियों तक करने की योजना सरकार की बन चुकी है, रेलवेज़ की बन चुकी है। उसी तरह से एविएशन मंत्रालय की जो योजना है वो मौजूदा टर्मिनल के पहले फेज़ को जब दूसरे फेज़ में विस्तार दिया जाएगा तो उसका आकार 10 गुना करने की है। आप ये समझिए कि हर रोज़ 1 से 1.5 लाख लोग अयोध्या की धरती पर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का स्वागत करना, लोगों की रहने की व्यवस्था करना, लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, ठहरने की, रहने की, भोजन की, प्रसाद की, जो स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाने हैं उसकी, उन सब की व्यवस्था करना यहाँ के अयोध्या नगर निगम के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा होगा। लेकिन इसको नई अयोध्या के निर्माण में इन सभी कारकों का ख्याल रखा जा रहा है। स्पष्ट तौर पर जो नई अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है उसमें डेडिकेटेड जो सीवर लाइन है, उसके साथ साथ जो ग्रीन टर्मिनल्स या ग्रीन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कम से कम पॉल्यूशन के साथ में, कम से कम प्रदूषण के साथ में जो निर्माण कार्य हैं उसको अंजाम दिया जाए। बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग हो या फिर एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग हो, उसको कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, नई हरित टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम से कम प्रदूषण के साथ बनाया जाए, कम से कम समय में बनाया जाए, ये एक इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की गई है। और लगातार फिर से हम वही आपको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कि कैसे भारत विरासत को और विकास को एक साथ लेकर के चलने का भरसक प्रयास कर रहा है। और ये अयोध्या की धरती से अब जो नई विकास की यात्रा निकली है वो देश को विकसित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब जनता, खास तौर पर युवाओं का जो आकर्षण है इन नई आधारभूत संरचनाओं के जरिए, जो पूरी दुनिया को आकृष्ट करने का, भगवान राम के धाम में आकृष्ट करने का जो प्रयास उसकी शुरुआत हुई है, वो एक अनोखी पहल कही जा सकती है अयोध्या के विकास के लिए। आशुतोष शुक्ल, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल अजय, मैं सुन रहा हूँ। तो इस विकास यात्रा को अब आपके जरिए हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो यात्रा है, विकास की यात्रा, अब यहाँ से आगे और कौन से पड़ाव तय करने जा रही है? बिल्कुल अजय, जिस तरीके से ये विकास की यात्रा है, इसका पड़ाव जो है वो इसका आखिरी कोई छोर नहीं होता है। विकास की यात्रा में अगर आप केवल मूलभूत सुविधाओं या संरचनाओं के विकास को विकास मानते हैं तो वह संपूर्ण विकास नहीं है। विकास में व्यक्तित्व का विकास, मानवता का विकास, समाज का विकास, निर्माण, ये सारी चीजें भी जुड़ती हैं। और यही कारण है कि जब सत्ता का निर्माण होता है, किसी देश का निर्माण होता है, तो उसके पीछे एक वैचारिक अवधारणा होती है। और उसी वैचारिक अवधारणा को सामने रखते हुए कहीं न कहीं अयोध्या में जो
विकास का कार्य चल रहा है, या फिर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, या जो यहाँ की धार्मिक आस्था लोगों में है, उसके अनुरूप जो है यहाँ पर लोगों को आर्थिक विकास और धार्मिक रूप से सजगता जो है, धर्म पथ पर चलने की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के साथ जो है आर्थिक विकास में कहीं न कहीं भागीदारी हो, इसी कल्पना के साथ अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और धर्मपथ से लता मंगेशकर चौक से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है आशुतोष जी? अगर आप पैदल चलते हैं तो तीर्थयात्रियों को कितना समय लग सकता है, और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर आपने जायजा लिया हो तो? देखिए, धर्मपथ से अगर लता मंगेशकर चौराहे की दूरी अगर हम रेलवे स्टेशन से हैं, और अगर हम संपूर्ण परिधि की बात अगर करते हैं, संपूर्ण परिधि जिसमें जो है राम जन्मभूमि स्थान, हनुमान मंदिर, सड़क भवन, या राम की पेड़, या लता चौराहा, और या फिर रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजें जो है अयोध्या की कुल जवाब 5 किलोमीटर की परिधि में पूरी होती है। जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है, आमतौर पर जो यहाँ पर धर्मार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए, वो सरयू में स्नान करते हैं, पैदल हनुमान गढ़ी में दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, और उसके बाद वो अपने स्थान पर कर जाते हैं। अयोध्या क्षेत्रफल में छोटी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। जो कुछ भी इसकी भौतिक आधारभूत संरचना में विकास किया जा रहा है, वो अयोध्या की मूल अयोध्या की जो पौराणिकता थी उसको सुरक्षित रखते हुए अयोध्या के बाहर के इलाकों में की जा रही थी। जो रामचरितमानस में अयोध्या के बारे में वर्णन है, या पुराने समय से अयोध्या चली आ रही है, समग्र जो है नगर निगम का और सरकार का, दोनों का यही है कि उस पौराणिकता आध्यात्मिकता के साथ जो है अयोध्या को जोड़े रखा जाए और साथ में निर्माण का काम होता रहे। मुझे थोड़ा सा अयोध्या नगर निगम के जो फोकस है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए आशुतोष, की कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए इस नई अयोध्या का निर्माण किया, और कितना बदलाव आया है वहाँ के जो अयोध्या वासी हैं इस नए आधुनिक सुविधाएं आने के बाद। देखिए अजय, वास्तव में हमको किया है कि बदलाव लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो व्यक्ति पीढ़ियों से अपनी दुकान लगा करके और काम घाट पर बैठा था, वह एक साथ सज्जा दुकान में चला जाए, इसके लिए जो है समझा पाना ये भी एक चीज होती है। और इसके लिए कहीं न कहीं सामाजिक रूप से जब लोगों का जुड़ाव होता है, चाहे वो नगर पालिका के महापौर हो या सरकार इन्हीं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जनता से जोड़ती है, अपनी मंशा व्यक्त करती है। और धीरे धीरे जब स्थिति अयोध्या में शुरू हुई तो पहले लोगों को लगा कि उनका रोजगार चला जा सकता है, उनके आर्थिक जीवन में कमी आ सकती है। लेकिन जब पुनर्निर्माण का दौर शुरू हुआ और उन्होंने देखा सात सज्जा से युक्त अयोध्या में धर्मार्थियों का भी संख्या बढ़ी है, उनका जो है बिक्री बढ़ी है, उनका उत्पादन बढ़ा है, तो निश्चित रूप से जो है उन्हें संतोष प्राप्त हो रहा है। और आज तमाम सारे जो आधारभूत संरचनाएं सरकार यहाँ पर चला रही है, लोग उसमें सहभागी होकर के उसके निर्माण में अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। जी अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने दर्शकों को, स्पष्ट तौर पर आज पदार्पण हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या की धरती पर, और नए साल का तोहफा, इंतज़ार, प्रतीक्षा जनता जनार्दन की कि क्या कुछ नई घोषणाएं, नई सौगातें आज अयोध्या को मिल सकती हैं। 11,000 करोड़ से ज़्यादा के परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि पहली बार अयोध्या में बन करके तैयार हुआ, और उत्तर प्रदेश का देखिए 6 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, गोरखपुर के साथ में ही वाराणसी के बाद आप थोड़ा सा रुख करिए तो अयोध्या के बाद लखनऊ के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन करके तैयार होगा। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से गति देने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात में विकास का कार्य किया और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया, और उसका देश की जीडीपी में किस तरह से 11-12% के ग्रोथ के साथ एक ज़बरदस्त योगदान देखा गया, जबकि वहाँ की आबादी सिर्फ 6 करोड़ के आसपास है। अगर उसके 5 गुने या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर जनता तक विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में पहुंचाए जाएं तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। और अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि आप आधारभूत संरचना का विकास कीजिए, तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 रुपया लगाते हैं तो 1.5 रुपया वहाँ की स्थानीय जीडीपी में उसका योगदान बढ़ता है।
तो अगर आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक लेकर के जाने का प्रयास करते हैं, जो कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी एक बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है, तो उसमें आज जो निवेश किया जा रहा है 250 से ज़्यादा परियोजनाओं के जरिए, करीब 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के जरिए केंद्र और राज्य की सभी परियोजनाओं को अगर आप मिला लें तो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास हैं उसके मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए का जो घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो कि इसी साल 2023 में किया गया, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश को मिले, उसमें अयोध्या के विकास कार्य से भी जुड़े कुछ परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र उस वक्त किया गया था। उसका भी इम्पैक्ट आपको ज़मीन पर दिखाई देगा। मौका तो है श्री राम लला के विराजमान होने का, 22 जनवरी का सभी को इंतजार था, लेकिन उससे पहले नए साल का बोनस अयोध्या वासियों और अयोध्या के आसपास के जनपद निवासियों को आज प्रधानमंत्री ने दे दी है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज वो एक रोड शो के बाद जो वहाँ का नया रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल करके अब अयोध्या धाम कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ से